तो अब आते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सैंपल स्पेस, ये हमारा सैंपल स्पेस कई इवेंट में टूटा है, say A1, A2, A3, A4, as consists of A1, A2, A3 up to A4, A3, A4 as 4 mutually exclusive and exhaustive events. अगर ये 4 इवेंट में टूटा है, 4 से ज्यादा भी हो सकती है, और हम किसी एक इवेंट की बात कर रहे हैं जो कुछ ऐसी है, ये इवेंट E है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is equal to PEI intersection E intersection AI सिग्मा। सोचो ये क्या है? E intersection A1, E intersection A2, E intersection A3, E intersection A4, और इसी को लिख सकते हैं PEI PE by AI, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब ऐसा हमने इसलिए लिखा कि अगर इंडिपेंडेंट है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिपेंडेंट है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और ये मैं मान रहा हूं these are prior events और E is posterior event। तो बड़ा ही आसान था कि अगर प्रायर इवेंट 4 तरीके से हो सकते हैं, तो पोस्टीरियर इवेंट का आंसर निकालना है तो 4 केस बनाने पड़ेंगे, और केसेस हमेशा ऐसे होते हैं कि ना तो कोई केस रिपीट हो, ना कोई केस छूटे। तो ये 4 केस लिखे थे, और ये लिखा था कि ना कोई केस छूटे, ना कोई केस रिपीट हो, ना रिपीट हो ना छूटे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कुछ और नहीं है, हम जो केसेस बनाते हैं वही, बस हम क्या कर रहे हैं कि केसेस बनाने में कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ रिपीट नहीं करना है, हर केस का आंसर लिखो और सभी आंसर जोड़ दो। ये तो हर केस का आंसर और सभी आंसर जोड़ दो, समझ गए? तो कुछ और नहीं है, कॉमन सेंस। ठीक, और ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, if EI has already
चलो हो गया अब तो। Probability that a student can solve geometry, algebra and calculus problem are 0.8, 0.6 and 0.7 respectively. If in exam out of every 10 questions, 3 are from geometry, 3 are from algebra, and 4 are from calculus. Find probability that a student can solve a randomly chosen question. तो ये आपको टोटल प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी समझ है। एक कोई स्टूडेंट है जो ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। हम कोई एग्जाम को दे रहा है और एग्जाम में से कोई क्वेश्चन रैंडमली उठा के मैंने पूछ लिया, पेपर में से कोई एक रैंडमली क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, मुझे पता नहीं वो क्वेश्चन किसका है, 3 में से किसी का भी हो, प्रोबेबिलिटी कि वो बच्चा उसका आंसर दे दे। लेकिन ये तो पोस्टीरियर इवेंट है कि आंसर दे पाएगा नहीं, प्रायर तो ये पता होना चाहिए कि वो किस टॉपिक का है। ये समझ में आया? तो प्रायर इवेंट 3 हिस्सों में टूटी है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। पहले हमें ये पता चलेगा तब हम बता पाएंगे कि वो आंसर दे पाएगा। पक्का समझ में आया? तो सैंपल स्पेस 3 हिस्सों में टूटा है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। पक्का समझ में आया? और इसकी आंसर भी ज्योमेट्री पूरा नहीं दे पाता। ज्योमेट्री कितना दे पाता है? 80%, अलजेब्रा 70%, कैलकुलस 60%। तो ये इसका 2 मिनट। ये 40 में आंसर तभी बनेगा जब इस हिस्से में से आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, या तो वो क्वेश्चन ज्योमेट्री का है और 80% सॉल्व कर पा रहा है, अलजेब्रा है ये और कैलकुलस है। तो क्वेश्चन क्या बनाइए? उसके पहले ये समझिए कि इसको हम लिखेंगे कैसे एग्जाम। तो लेट इवेंट A1 मैंने डिफाइन किया, इवेंट दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योमेट्री। A2 क्वेश्चन इज फ्रॉम अलजेब्रा और A3 क्वेश्चन इज फ्रॉम कैलकुलस। And E is equal to event that student can solve the question. अब हमसे पूछा है PE और from total probability theorem PA2 PE by A2 और PA3 PE by A3। ये समझ में आया? और उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कि ये क्या दे रहा, क्या चीज है। यहां से PE upon A1, ये समझ पा रहे हैं? ये कब की प्रोबेबिलिटी है? अगर क्वेश्चन ज्योमेट्री से है, अगर क्वेश्चन ज्योमेट्री से है तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पाएंगे। तो समझ आ रहा है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है PE by A2। अलजेब्रा से है तो इतने चांसेस हैं, कैलकुलस से है तो इतने चांसेस हैं। तो ये तीनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। A1 किधर गया? A1 कहीं था, मुझे मिल रहा था, क्या है?
0.8 सॉरी A1 और A2 A3 क्या है 3/10 3/10 ज्योमेट्री का 3/10 क्वेश्चन ज्योमेट्री का है और इससे सॉल्व हो गया क्वेश्चन अलजेब्रा का है और इससे फिर भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन कैलकुलस का है और कर लिया सॉल्व तो सही है तो ये बस हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है समझ में क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम टोटल कितने केसेस बने हर केस का आंसर निकालो और जोड़ दो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बस आपको ये अंग्रेजी समझनी होती है कि कौन सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है और कौन सा ये कॉमन सेंस से समझ में आ जाती है ठीक तो स्कूल में ऐसे लिखना पड़ता है और हाँ ऊपर यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी पहले रिकॉर्ड डिफाइन किए फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम चला क्योंकि समस्या ये है कि ये 6 नंबर में आता है इसका क्वेश्चन या फिर बेस थ्योरम भी रफली ऐसी है तो 6 नंबर में आता है 6 नंबर में लिखोगे क्या ये तो शुरू होगा और खत्म हो जाए भाई बिल्कुल कॉमन सेंस से मैं नहीं भी पढ़ाता तो भी आप क्लास शुरू होने के पहले ही दे देता क्वेश्चन तो आपका आंसर सही आता है एक तो बस हम तो ये सीख रहे हैं कि इसको कहते क्या और ये बात बहुत जरूरी है ये आपको समझ में आए कि ये A1 इंटरसेक्शन E है ये कुछ और नहीं A2 इंटरसेक्शन E है ये कुछ और नहीं A3 इंटरसेक्शन E है E के 3 केस थे या तो A1 के साथ है या A2 के साथ है Example 2. Example 2. A bag contains 5 bread balls. Sorry, 5 balls.
रेड और व्हाइट। Probability that it contains I red balls is directly proportional to I square. Okay. Now, two balls are drawn. One ball is drawn. Find probability that this red. क्वेश्चन समझ में आया? 5 वॉटर बैग के अंदर हमें बताने की रेड है कि व्हाइट है कि सभी क्या है, क्या सभी रेड भी हो सकती है, सभी व्हाइट हो सकती है। ठीक, रेड और व्हाइट कितने की जरूरत है? अंडरस्टूड है? रेड या रेड बार, क्योंकि और तीन क्वेश्चन में सब कुछ नहीं। 5 बॉल्स है, उसमें कुछ रेड हो भी सकती है, तो कितनी रेड है इसकी प्रोबेबिलिटी आई स्क्वायर परफेक्ट है। तो कुछ रेड है, कुछ रेड के अलावा है। ठीक, अब देखिए, नाउ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। तो ये प्रोबेबिलिटी तो तब पता चलेगी जब हमें ये पता चल जाए कि आखिरकार रेड बॉल कितनी है। सिंपल सी बात है, वी विल हैव टू टेक केसेस कि या तो एक रेड बॉल है, या 2 रेड बॉल है, या 3 है, या 5। पक्का समझ में आया? तो केसेस बनेंगे। तो केसेस क्या बनेंगे? तो जैसे A1 लेट AI is equal to event that bag has I red balls. तो बताओ PAI कितना है? सम अल्फा I स्क्वायर। ये फील आ रहा है? अल्फा निकालना बाकी के AI स्क्वायर, के हमारा निकालना बाकी। PEY AI कितना है बताओ? E क्या है? EA, इसी को E डिवाइड। The ball is drawn and is found to be red. तो इसकी हिंदी बना लो कि प्रोबेबिलिटी दैट हमें ये निकालना है कि रेड बॉल है और गिवन क्या है कि AI आ चुका है, मतलब टोटल I रेड बॉल है। प्रोबेबिलिटी कि हमने रेड बॉल पिक की है, क्या आएगा? IC1/5C1। पक्का समझ में आया? E/AI समझ में आ रहा है? ये घटना घट चुकी है, मतलब ऑलरेडी इसके अंदर I रेड बॉल है, ये हमें पता है। अब प्रोबेबिलिटी की जो बॉल पिक की वो रेड, तो सिंपली I/5। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के हिसाब से PE क्या है? PAI PE/AI का सिग्मा। ये समझ में आया? और I = 1 से, तो PAI कितना है? AI स्क्वायर, और ये कितना है? I/5। समझ में आया? तो 5 तो दे रहा हूं, n × 2 कम से कम यूज तो होगा नहीं 5 का। आया समझ में क्या कह रहा हूं? यूज तो होना नहीं है। तो I = 1 से n आता, और I³ का सिग्मा तो हम जानते हैं, तो आंसर कितना आया? K/n। I³ का सिग्मा n+1/2 का होल स्क्वायर, लेकिन K is yet to be known। K तो हमें पता करना भी जरूरी है। आंसर तो K के टर्म में आया, K तो हमारा माना हुआ है। K कैसे? क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि ये A1, A2, A3, AN should be mutually exclusive and exhaustive। एक्सक्लूसिव है मतलब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, एग्जॉस्टिव मतलब समेशन 1 है। और सिंपल सी बात है, these are cases, और हर केस का समेशन 1 होना चाहिए, और हर केस का समेशन 1 होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या पता था? सिग्मा PAI I = 1 से n, एक्चुअली 0 से n इसका, हालांकि 0 का आंसर 0 है, क्योंकि केस क्या होता है? या तो एक भी बॉल रेड नहीं है, या एक रेड है, या 2 रेड है, या 3 रेड है, या सभी रेड है, एक तो केस होते हैं। तो सभी की प्रोबेबिलिटी का समेशन बनाना चाहिए। तो ये क्या बना? PI स्क्वायर सिग्मा I = 0 से n should be equal to 1।
कि n plus 1 2n plus 1 by 6 equal to n, तो k की वैल्यू आ गई जल्दी से 6n plus 1 2n plus 1, और ये k की वैल्यू यहाँ छाप दूं तो n plus 6 by n plus 1 2n plus 1। क्या दिक्कत है? कुछ कट रहा है? n स्क्वायर कट गया, n plus 1 कट गया, 6 by 3 by 2 n plus 1 by 2n plus 1। आगे समझिए, इसमें मैं लिमिट भी पूछ सकता हूँ, फाइंड लिमिट व्हेन n टेंड टू इंफिनिटी। समझ गए? अगर इनफाइनाइट बॉल होती तो आंसर 3/4 है ना? तरीका समझ में आया? आखिरकार ये भी बेस्ड है क्योंकि हमें पता नहीं था कितनी बॉल्स हैं, तो ठीक है हमने मान लिया 0 बॉल 1 बॉल अप टू n बॉल, सभी का समेशन 1 है तो सबकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब हर केस के साथ इवेंट एग्जीक्यूट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल, सबको जोड़ इस बार n केसेस थे तो सिग्मा करना पड़ेगा, पिछली बार 3 केसेस थे सीधे सीधे निकाल के जोड़ दिया। बस एक्स्ट्रा चीज क्या थी कि ये PAI का सिग्मा बन, क्योंकि सभी केसेस की बात कर रहे हैं तो जोड़ है तो बनिए एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। अब याद करिए कल एक क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को इसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ये था कि 2 बैग में से कुछ बॉल उठा के इसमें डाली थी, याद है? 3 बॉल इसमें से उठाई थी, 2 बॉल इसमें से उठाई थी, एक नया कंटेनर तैयार किया था, इसमें 5 रेड 2 ग्रीन, इसमें से 2 रेड 3 ग्रीन, कुछ भी है ठीक, और ये होता है। अब नाउ 1 बॉल इज पिक्ड फ्रॉम ट्राई, फाइंड प्रोबेबिलिटी दिस ग्रीन। तो एक तो तरीका था केसेस बनाने का, दूसरा तरीका जुगाड़ बताई थी। अब इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से करें तो इसके अंदर टोटल 3 और 2 5 बॉल्स हैं, इसके अंदर 5 बॉल्स आ गई, समझिए इसके अंदर 5 बॉल्स हैं, 3 फ्रॉम ए 3 फ्रॉम बी, या 1 और 3 फ्रॉम 2 फ्रॉम, ये बैग 1 है, ये बैग 2।
ठीक है। अब एक तो तरीका था हम केसेस बनाते कि कौन कौन सी आएंगे। दूसरा तरीका हम कैसे सोचें कि इनमें अ बॉल इज पिक्ड, तो मैं A1 लिखूं, इवेंट दैट पिक्ड बॉल मतलब फाइनली पिक्ड बॉल इज फ्रॉम अर्थ 1 या बिलोंग्स टू 1, A2 बिलोंग्स टू 2। E क्या है? इवेंट दैट पिक्ड बॉल इज ग्रीन। जो निकालना है। अब मैं इसमें लिखूं या तो वो बॉल पहले अन को बिलोंग कर रही है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इफ इट बिलोंग्स टू दिस, या वो दूसरे वाले अन को बिलोंग कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, या तो प्रोबेबिलिटी की वो इस वाले अन को बिलोंग कर रही है। बताओ कितनी आएगी? कितनी आएगी? क्या है? टोटल 5 बॉल हैं, 3 इस वाले बैग की है, 2 इस वाले बैग की है। तो हमने कोई भी बॉल उठाई तो इस वाले बैग की वो होगी, तो उसके चांसेस कितने? नहीं आ रहा समझ? अरे ये फाइनली जो बॉल पिक की उसकी प्रोबेबिलिटी की वो उस वाले बैग से उठाई गई, तो उस वाले बैग की टोटल इसके अंदर कितनी पड़ी हुई है? 3। इस बैग की 2 पड़ी हुई है, तो इनमें से उठाई है तो प्रोबेबिलिटी 3/5 और A2 की प्रोबेबिलिटी 2/5। अब ये समझते हैं, अब हमें ये पता है कि वो बॉल इस वाले बैग की, तो प्रोबेबिलिटी की अब हो गई 2/7। अब है 2/7 कि अब हमें पता चल चुका है कि वो इस वाले बैग की बॉल, और इस वाले बैग की बॉल की ग्रीन होने के चांसेस 2/7 है, और उस वाले बैग के चांसेस कितने हैं? 3/5। पक्का आया समझ में? तो आंसर कितना आया? 6/35 प्लस 6/25। इसी को हम ऐसे ना करके दूसरा तरीका वो था कि हम इसमें देखें कि टोटल 7 बॉल है, हर बॉल का 2/7 ग्रीन है, तो यहां जो कंटेनर में रखा है इसकी 3 बॉल रखी, तो 3 × 2/7 ग्रीन यहां से आया, 3 × 5/7 है यहां से, वहां से आया कितना? 2 × 3/5 ग्रीन, और रेड कितना आया? कितना? 1 मिनट हमारे बताएंगे कि बताया? हाँ ये तो मैंने बताया, जिसका क्वेश्चन 5/28/25 था, बहुत लंबा था, इसके 5-6 केसेस ओके मैंने बताया, सोचा था बता चुका। हाँ ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन देता हूँ, मैं सोचा था तुम्हारे बता चुका हूँ। ये देखिए जरा उस क्वेश्चन पे आइए, क्या था क्वेश्चन? डेटा दो 8/25, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। हाँ ये था 3 गुड 4 गुड 1 डिफेक्ट। इसमें से 3 बॉल उठाए, इसमें से कितनी उठाई? 2 बॉल। नया अंश तैयार किया 5 बॉल का, अब इसमें से हमने 1 बॉल उठाया, देखिए प्रोबेबिलिटी इट इज डिफेक्ट, आइटम जो भी है इट इज डिफेक्ट। ये था तो एक को हमने क्या सबने ये किया होगा पहले तरीके, इसके केस बनाए होंगे, यहां से 3 गुड, यहां से 3 गुड, यहां से 2 गुड 1 डिफेक्टिव, यहां 2 डिफेक्टिव 1 गुड, यहां से 3 2 गुड 1 गुड 1 डिफेक्टिव, तो 6 केस बनते, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, एक केस डिस्कार्ड हो जाता है, इसमें से ये 3 गुड 2 गुड वाला डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि कम से कम एक डिफेक्ट, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो 6 केस बनाते, 3 गुड इसमें से, 1 गुड 1 डिफेक्टिव इसमें से 1 केस, 2 गुड 1 डिफेक्टिव इसमें से, 1 गुड 1 डिफेक्टिव इसमें से, और 2 गुड इसमें से,
और 2 गुड 1 डिफेक्टिव, 1 गुड 1 डिफेक्टिव। 2 गुड ये उल्टे लिख दीजिए, 2 डिफेक्टिव 1 गुड, 2 गुड, 2 डिफेक्टिव 1 गुड और 1 डिफेक्टिव 1 गुड। ये बात इसका आंसर 3 गुड लेने के तरीके 3C3/5C3, 1 गुड 1 डिफेक्टिव, 1C1 4C1 5C2। इसका आंसर 2 गुड 1 डिफेक्टिव कितना हो जाएगा? 2 गुड 3C2 2C1 5C3 इनटू 2 गुड 4C2 5C2 इनटू, अब इसमें कितने डिफेक्टिव? 1 डिफेक्टिव और टोटल 5 है 1/5। इसमें 1 डिफेक्टिव है टोटल 5 है 1/5। ऐसे ही इसमें 2 डिफेक्टिव 2/5। ऐसे हम आंसर लिखते सबको जोड़ते तो आंसर 1/25 आया समझ में? बिल्कुल यही भी होगा अगर आपका आंसर आया होगा तो। अब मैं दूसरा तरीका इसमें क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 बॉल है, टोटल 5 बॉल, हर 5 में से 2 डिफेक्टिव है 3 गुड, मतलब हर एक बॉल का 40% डिफेक्टिव है 60% गुड। ये प्रोबेबिलिटी का जादू है। अभी आंसर देखिएगा, यहां हर एक बॉल में हर एक बॉल का 2/5 डिफेक्टिव और 3/5 गुड। समझ गए? तो हर एक बॉल में 2/5 डिफेक्टिव 3/5 गुड। लेकिन मैंने इसकी कितनी बॉल निकाली है? 3। तो मेरे पास डिफेक्टिव कितना आ गया? 6/5 डिफेक्टिव आ गया और 9/5 गुड आ गया। यहां से हर एक बॉल का 1/5 डिफेक्टिव है 4/5 गुड। 2 टाइम इसका 1/5 डिफेक्टिव 4/5 गुड। 2 उठाएंगे तो कितना आ गया? 2/5 डिफेक्टिव 8/5 गुड। तो टोटल डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं? 8/5 ये टोटल डिफेक्टिव है, गुड 17/5 ये गुड। अब इसमें से डिफेक्टिव आने के चांसेस 8/5 अपॉन, वैसे नीचे वाला जबरदस्ती जोड़ रहा हूं क्योंकि 5 ही आना है, आंसर 8/20। क्या समझ क्या होगा? मतलब ये क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली बढ़ गई सब। जैसे सोचिए कल याद करिए कि हमने कार्ड ड्रॉ किए थे और मैंने कहा कार्ड घूम गया, कुछ इस तरह का, एक कार्ड घूम गया, फिर भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो उसमें आप ये समझिए कि हर कार्ड का 1/4% स्पेड था, 1/4% क्लब था, ऐसा था। या तो 13 चारों थे, 13 1 के 13 1 के 13 1 के, या मैं कहूं हर एक कार्ड का 1/4 क्लब है, 1/4 स्पेड है, 1/4 डायमंड है, 1/4 हर्ट है। अगर एक खो भी गया तो 1/4 सबके खो गए, बचे हुए तो भी होंगे। समझ गए? मतलब हमने प्रोबेबिलिटी इस तरह यूनिफॉर्मली बांट दी सबसे से। ये काफी हद तक ऐसा है कि 2 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला दिया, मिक्सअप हो गया। अब आप कितना भी अमाउंट निकालोगे उसमें 2/3 मिल्क आएगा, 2/5 और 3/5 वाटर आएगा। अब आप सेपरेट थोड़ी कर पाओगे, ऐसे ही इसमें हो गया, या उसको सेपरेट नहीं कर पाए। ये बिल्कुल ठीक वही है कि मान लीजिए एक लॉटरी के टिकट है, 10 टिकट है, इसमें से सिर्फ एक ही प्राइस है और 9 ब्लैंक है। अच्छे समझिएगा ये मैं क्या कह रहा हूं। हर टिकट की कीमत 2 रुपए, हर टिकट की कीमत 2 रुपए। तो फील करिएगा प्राइस वाले की भी कीमत 2 रुपए है और ब्लैंक वाले की कीमत 2 रुपए। मतलब मान लेते हैं एक प्राइस मनी है और प्राइस मनी कितने का है? मान लीजिए प्राइस मनी है 20 रुपए का, तो एक टिकट 20 रुपए का, बाकी सबकी कीमत 0 है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आपको पता नहीं कि कौन सा टिकट 20 रुपए का है तो हर टिकट 2 रुपए का। नहीं है समझ?
क्या करते कि कंफर्म करना है कि आपका टिकट खुलनी चाहिए तो पूरा डब्बा खरीद लो। कितने में मिलेगा? 20 रुपए में। नहीं, कोई खुल जाएगा हमारा 20 रुपए का, नो लॉस, नो गेन। समझ गए? तो समझने की कोशिश करिए। अगर आपको पता नहीं है कि किसके अंदर है तो हर उसकी कीमत 20 रुपए। ठीक है? तो यहां भी वही किया हमने, सबको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इसी को समझने का बेहतर तरीका क्या था कि हम ऐसे, तो ये देखो अजीब सा हो रहा है कि हर बॉल का इतना परसेंटेज ये, तो हम इसको ऐसे नहीं समझते, इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से समझते हैं कि इसके अंदर 5 बॉल्स हैं, 3 बैग 1 की है, 2 बैग 2 की है। तो मैंने A1 डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी इट इज फ्रॉम बैग 1। A2 था प्रोबेबिलिटी इट इज फ्रॉम बैग 2। E था इट इज बैग, इट इज 3। या क्या था? तो हम क्या लिखते हैं कि पहले बैग से आई है और डिफेक्टिव है, दूसरे बैग को बिलोंग करती है और ये डिफेक्टिव है। तो पहले बैग से आई है, इसके चांसेस कितने? 3/5, क्योंकि इनमें से कोई भी बॉल पिक करोगे वो इस बैग की होगी, उसके 3/5 चांसेस। और अगर वो बॉल इस बैग की है तो उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस 2/5। अगर वो बॉल इसकी है तो 2/5 और डिफेक्टिव होने के चांसेस कितना बना? क्या है समझ? ये 8/25 और ये इसको करने का बेहतर तरीका। क्योंकि जरा सोचिए, अगर इसी क्वेश्चन में हमें 2 बॉल निकालनी होती है, समझिए फाइनली 2 बॉल निकालनी होती तो हम C2 का ही यूज करते। और अगर आपने पॉइंट 1 पॉइंट 1 ये सब पॉइंट कर दिया तो हमारा कितना बना था? कुछ 8/5। कितने गुड आए थे टोटल? हाँ सही, टोटल गुड आए थे कुछ, इससे कितने थे? 70/5 गुड और 8/5 ये थे। अभी तो क्या दिस अपॉन टोटल। अब अगर मुझे 2 बॉल्स निकालनी होती तो इस तरीके से लिखते 8/5 C2, ये तो करते और नीचे लिखते 25 C2। नीचे वाला सॉरी 5 C2, नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाला तो पता नहीं क्या लिखा है, मैथमेटिकली गलत लग रहा है। आगे समझ? लेकिन अगर हम इस तरीके से करते तो बड़ा आसान था कि एक केस में या तो दोनों बॉल उसकी है या दोनों बॉल इसकी है या एक बॉल दोनों करना आसान, कि वो कंफ्यूजन नहीं होता कि हम 8/5 C2 को क्या लिखते हैं। क्या ये सही है कि हम इसको 8/5 माइनस 1 into 2 लिख लें? तो समस्या है क्योंकि NCR तो टीचर्स के लिए, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम इस तरीके से।
क्वेश्चन है एक अंक के अंदर 3 पेयर और 3 बाल्स पॉइंट्स है, दूसरे के अंदर चारों पेयर 4 2 points are drawn from 1 and 1 point is drawn point probability that and kept in another. Now 2 points are drawn from this point. Probability that both are drawn from this one. Probability of head is equal to 2/3 in bias. एक कॉन्सेप्ट सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। दो कॉइन पहले बैग से उठाए, एक कॉइन दूसरे से उठाए, दो कॉइन पहले बैग से, एक कॉइन दूसरे बैग से, और हमने तीसरा बैग अब इसके अंदर हो गए 3 कॉइन्स। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से करते हैं केस बनाते हैं। तो यहां से 2 कॉइन उठाए, वो क्या, या तो दोनों पेयर और यहां से पेयर आ रहे, पेयर बाइस, यहां से पेयर पेयर बाइस या पेयर पेयर बाइस, पेयर बाइस पेयर पेयर बाइस 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 पेयर बाइस बाइस बाइस, ये 6 केस पक्का समझ में आया? या तो दोनों पेयर वहां से उठा लो या यहां से पेयर बाइस, ये करके ऐसे 6 केस बन गए। चलो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों पेयर उठाए, इसका आंसर 3c2 अपॉन 6c2 और यहाँ 4/6 आ गया समझ? इनटू क्या? इनटू में बिल्कुल फॉलो हो जाएंगे। इनटू के भी केस आएंगे, नहीं है समझ? इनटू के भी केस आएंगे, इनटू के भी केस आएंगे क्योंकि 3 में से 2 पॉइंट उठा रहे हैं, तो उसके भी 3 केस बनेंगे कि जो 2 पॉइंट उठाए हैं, क्योंकि तीनों, हालांकि इसमें तो एक ही केस है क्योंकि तीनों पेयर, इसमें तो एक ही केस है, तीनों पेयर हैं, तो कोई भी 2 उठा के आप देख दो तो प्रोबेबिलिटी तो होती रहेगी कितनी? 1/2 1/2। लेकिन इसका आंसर सही है, इसका आंसर आपका 3c2 6c2 2/6। अब इसकी केस बनती या तो दोनों पेयर है या एक पेयर और एक बाइस। दोनों पेयर है तो अब हमारे पास 2 पेयर एक बाइस था, तो 3c2 2c2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और पेयर और बाइस का आंसर कितना आएगा? 2c1 1c1 3c2 1/2 2/2। और देखो मतलब और मुश्किल होता है इस वक्त इसमें, तो मेरे ख्याल से इसके वो वाला आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन ये वाला आंसर डिफरेंट आएगा।
तो ये बनेगा 3C1 3C1 6C2 4/6 इंटू ये वाला आंसर तो फिर से इसका फिर गड़बड़ हो रहा है, तो ऐसे एक घंटा लगता है। अब जो मैं सोच रहा था इसमें, ये सोच रहा था कि 3 कॉइन इसके अंदर आ चुके हैं, तो 3 कॉइन प्रोबेबिलिटी 2 कॉइन हमने पिक की, तो केसेस क्या बनेंगे? दोनों फर्स्ट अन के, दो कॉइन दोनों फर्स्ट अन के, या एक फर्स्ट अन का एक सेकंड अन का, 2 केस तो बनेंगे। अब दोनों फर्स्ट अन के हैं, तो इसके बस सब केसेस बन जाएंगे, तो यहाँ केसेस काफी कम होंगे लेकिन वो चेक करना तो अभी भी मुश्किल है कि कर सकते हैं। समस्या हो गई कि मैंने 2 कॉइन निकाले, 1 कॉइन निकाला, कॉइन इज ड्रॉ प्रोबेबिलिटी दैट इसे चेक करो, और मैंने 2 चेंजेस पहले केस बना के करिए, पहले केस बना के मतलब ये केस बना के आंसर निकालिए, केस तो रफली ऐसे ही होंगे, फिर उसके बाद आप टोटल प्रोबेबिलिटी जरूर से चेक करिए आंसर से। नहीं कर सकते हैं तो वो कर लो ना, पहले केस बना के आंसर निकालो, कुछ और होगा तो केस बनाना पाएगा। केस बनाना आना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज फेयर। चलो पहला आंसर, दोनों फेयर 3C2 6C2, वहां से भी फेयर 4/6, और तीनों फेयर है, तो कोई भी चुन लो, 3C1/3C1 कोई भी चुन लो, क्या फर्क पड़ता है? इट इज है 1/, इसका आंसर दोनों फेयर 3C2/6C2 इंटू 2/6। अब हमारे पास 2 फेयर कॉइन है, एक बाइस है, 2 फेयर कॉइन है, एक बाइस है, एक कोई उठाया, तो 2 केस बनेंगे, या तो हमने वो फेयर उठाया होगा, फेयर उठाने के चांसेस कितने हैं? 2/3, आंसर आएगा 1/3, और बाइस उठाने के 1/3, आंसर आएगा 2/3। तीनों फेयर तो 3/3 नहीं है, कोई बात नहीं, 3C1 ठीक है, सैंपल स्पेस भी तो 3 में से कोई भी चुन सकते हैं। यहाँ जो 2/3 लिया, ये 3/3 आ गया है, तीनों पेयर कॉइन थे और कोई भी चुन लो, तो सैंपल स्पेस भी 3C1, ऊपर भी 3 पेयर में से कोई भी चुन लो। क्या सिंपल सी बात है, 3 पेयर है, 1 कॉइन उठा के देखा हमने, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, कोई भी कॉइन उठा के देखा। अगला क्या है? 3C1 6C2 4/6 इंटू 2 पेयर 1 बाइस, तो इसका आंसर यही जो ऊपर लिखा है। थ्री सी 6C2 2/6, इस बार 2 बाइस, तो 2/3 इंटू 2/3 प्लस क्या है? 2/3 इंटू सही है, प्लस 1/3 इंटू 1/3, दोनों बाइस और एक पेयर,
तो ये बनता 3C2 6C2 4/6, दोनों बाइस और एक पेयर। इसका आंसर यही है जो ऊपर लिखा 1/3 into 1/, और लास्ट वाले में तीनों बाइस 3C3 अपॉन 6C3, नहीं तीनों बाइस कितने हैं 3C2 6C2 into 2/6, तीनों बाइस हैं तो आंसर आएगा 2/3। अब जोड़ते हैं यहां से, तो ये तो 1 हो गया, ये 3C2 3/C2 20 into 2/3 into 1/2, पहला आंसर आया 1/20। दूसरा आंसर 3/20 2/6, ये कितना बना 2/6 1/3, ये पार्ट कितना बन रहा है 1/3 plus 2/9, क्या 3/6 6 15 होता है, 6 15, क्या हुआ 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो ये बना 3/15 into 2/6 1/3 into ये बना 1/3 plus 2/9, सही है। ये 2/9 5/9 हो गया, ये कितना बचा 3 27, थोड़े बढ़िया। इसका आंसर 3C1/62 9/15 into 2/3 into 5/9, 9 से 9 5 से 2/9, ये बना 9/15 into 1/3 into 4/9 plus 1/6, 18 2/3, सही है ना 5/6, ये कितना बना 4/9 और 1/6 18, यहाँ बना 3, यहाँ बना 8 11/, ये तो और भी बुरा है, पूरा होते जा रहा है 9 से 2 बार 11/16, 3C2/6C2 3/50, कहाँ 1/9 1/11/90 सॉरी into 11/80, मेरे कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, 11/15 का नाम है, एक भी अच्छा लिखा 3C2/6C2 into 2/6 3/15 1/3, एलसीएम आया 207, एलसीएम आया 270, ऊपर कितना आया 18, ये कितना आया 10, ये कितना आया 60, ये कितना आया 33, ये कितना आया 22, ये कितना आया 6, 60 और 10 70 और 20 100 और 155, 31/, और वैसे करते हैं जादू से क्या है ले जा रहा है, हाँ 1 मिनट 31/54 नंबर्स के बाद इसमें से कितने उठाए थे 3, इसमें से नहीं 2, इसमें से 1 पॉइंट, अब इसमें से 3 पॉइंट्स, प्रोबेबिलिटी की वो इस अंक का है, प्रोबेबिलिटी की वो लेफ्ट वाले से उठाया गया है 2 इसके 2/3
प्रोबेबिलिटी की वो राइट वाले से उठाया गया है 1/2। अब अगर ये लेफ्ट वाले से उठाया गया है तो इसमें से किसी भी पॉइंट के हेड होने के चांसेस कितने? तो किसी भी पॉइंट के हेड होने के चांसेस कितने थे? तो या तो आप सीधे निकाल लो कि एक पॉइंट निकाला, हेड आने के चांसेस कितने थे? तो हेड आने के चांसेस थे, ध्यान दीजिए, 3/6 इंटू 2/3 प्लस 3/6 इंटू 1/2। तो ये आया आंसर। तो 3/6 1/2, ये कितना बना? 1/3 प्लस 1/4 7/2 आया। 7/2 कुछ अच्छा नहीं, ये गलत क्यों? 3/6 एक पॉइंट निकाल इंटू 2/3 प्लस 3/6 इंटू 1/2, ये 1/4 1/3 7/2। एक पॉइंट यहाँ से उठाया, अगर वो 4/6 पेयर है तो 1/2 आता, और अगर वो बाइस तो कितना आता? 2/3। ये कितना बना? 4 से 2/3 1/3 प्लस 2/9, सही। ये कितना बना? 5/9। कुछ घट रहा है? 18, सही। 7/18, ये कितना बना? 5/20, 54 डिनोमिनेटर, 21 और 5, 21 और 10, 30। तो ये हमने उस वाले से की, इस तरह से, मतलब ये पास टोटल प्रोबेबिलिटी। ये तो ना, ये क्या किया है? ये मैंने ये निकाला, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट बिलोंग टू दिस इनटू प्रोबेबिलिटी अगर पॉइंट इसको बिलोंग कर रहा है तो हेड आने के चांसेस है। इसको हमने दूसरे तरीके से समझा कि अगर इसमें से एक पॉइंट निकालते तो हेड आने के चांसेस है। उसके दो केस बने, इसमें एक पॉइंट निकालते तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? या तो बाइस्ड होगा या अनबाइस्ड होगा, और टोटल निकाला 7/2। इसमें से एक पॉइंट निकालते तो उसके हेड आने के चांसेस 5 हैं। ये आंसर है, ठीक। लेकिन बहुत जरूरी है केसेस बनाना। चलो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज वेरीज थ्योरम, इसी को हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। देखेंगे क्या चीज है। हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में प्रायर दिया हुआ था पोस्टीरियर निकालना, इसमें जस्ट उल्टा होगा, पोस्टीरियर गिवन होगा, प्रायर निकालना होगा। समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल? इसमें उल्टा होगा, पोस्टीरियर गिवन होगा, प्रायर निकालना। एग्जाम्पल से सीधा देखिए, जैसे प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस इन अ मैच played at home ground is 0.9. India wins a match played outside या played at opponent's value is 0.4. Played at neutral value is 0.6. ये देखिए, खुद के घर में जीतने के चांसेस 0.9 है, सामने वाले के घर जाके जीतने के चांसेस 0.4 है, और किसी थर्ड पार्टी के यहाँ हुआ तो 0.6, क्योंकि यहाँ हमारी फेवरेबल पिचेस है, वहाँ उनकी फेवरेबल पिचेस है, यहाँ किसी की फेवरेबल नहीं। तो ये कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी दी है। अब 3 out of every 10 matches are played in India. और भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और 3 out of every 10 matches played in India, और 3 ही मैचेस played outside India, और 6 न्यूट्रल मैचेस।
4 न्यूट्रल वैल्यू। ये इंफॉर्मेशन है कि हर 10 में से 3 इंडिया में खेले जाते हैं, 3 आउटसाइड खेले जाते हैं और 4 न्यूट्रल खेले जाते हैं, ऐसे कुछ देगा। ठीक, अब क्वेश्चन जैसे पहला होता प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडमली चूजन मैच, चूजन और प्लेड मैच जो भी, इंडिया विंस। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया के जीतने के चांस इस पर डिपेंड करेंगे कि मैच कहां खेला गया है। तो पहला कि वो मैच इंडिया में खेला गया है, तो इसका आंसर है 3/10 और इंडिया जीत गई। अब दूसरा कि बाहर खेला गया है फिर भी जीत गए, और न्यूट्रल वैल्यू में खेला गया है और जीत गए 1%। यहां तक समझ में आया? अब बेस थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट से समझ आएगा। इफ इन अ रैंडमली चूजन मैच India is found to be winner, probability it was played in India, played at home ground। तो देखिए ये जस्ट उल्टा है कि इंडिया जीत गई है और पूछा है कि वो होम ग्राउंड पे था। ये समझ रहे हैं? मतलब सेकंड इवेंट है इंडिया का जीतना, पहली इवेंट है डिसाइड होना कि मैच कहां खेलना है। इसमें ये कहती है इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है। अब कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्लेड एट होम ग्राउंड। तो बड़ा ही आसान है। सैंपल स्पेस क्या है, जो गिवन है वो सैंपल स्पेस है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो गिवन क्या है कि इंडिया जीत गई, तो यही तो सैंपल स्पेस है। और फेवरेबल केस कौन सा है, मैच होम ग्राउंड पे खेला था, तो ये वाला न्यूमरेटर में, ये पूरा डिनोमिनेटर, ये बेस करो। समझ आया? जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर, और हो चुका क्या है कि इंडिया जीत गई। तो पहले इंडिया को जिता दो तो ये सैंपल स्पेस हो गया 3/10.4, 4/10.6। अब पूछा है नाउ प्रूव दैट मैच इज प्लेड आउटसाइड, तो इसके वो केस जो बाहर खेले गए। 3/10 तो ये सॉल्व करने का जो भी आंसर आएगा वो पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जितने भी हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के करे थे वो सभी क्वेश्चन इवेंचुअली इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये उल्टा दे रखा होगा और पूछा होगा पिछले का क्या था। जैसे क्वेश्चन और पूछा होता 52 कार्ड्स हैं, 1 इज मिसिंग, ठीक है। अब नाउ अ कार्ड इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी स्पेस, probability that missing card was also space। ये समझ में आया क्या हुआ? तो देखिए पहले ही घूमता फिर पता चलता कि क्या निकला, लेकिन इसमें ये कहा कि बता ही दिया कि कार्ड मिसिंग है और एक कार्ड निकाला और उसका आउटकम बता दिया स्पेड। तो स्पेड दो तरीके से आ सकता है, या तो घुमा हुआ स्पेड है और स्पेड निकल आया, या कुछ और घुमा हुआ था फिर भी स्पेड निकल आया। ये दो केस बनते। इनमें फेवरेबल केस कौन सा है? स्पेड घुमा था और स्पेड ये फील आया। स्पेड घूमने के चांसेस 13/52, स्पेड निकलने के 12/51, कुछ और गिनने के 39/52 और 13/52। फेवरेबल केस 12/52, सॉरी 13/52, 12/52। तो आखिरकार ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, उसी में से कुछ पार्ट सैंपल स्पेस का। जैसे इसी क्वेश्चन में 2 कार्ड्स आर मिसिंग, probability that at least 1 spade was missing। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हम सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? या तो दोनों स्पेड खो गए, या एक स्पेड खोया एक नहीं खोया, या दोनों ही कोई और खो गए। फेवरेबल केस कौन से? पक्का समझ में आया?
और इनका आंसर कैसे लिखते हैं हम? आंसर लिखते हैं तो 3 केस बनते हैं, या तो दोनों स्पेड हो गए 30C2 52C2। अब नीचे कितने बने 50, ऊपर कितने बचे 11। क्यों? क्योंकि फाउंड टू बी स्पेड, ये कंडीशन तो हमें ट्रू करनी चाहिए। 52 कार्ड थे, 2 में से एक कार्ड निकाला, वो स्पेड निकला, तो सैंपल स्पेड ये हो गया जो गिवन। तो या तो स्पेड इस तरीके से निकलेगा, या एक कार्ड स्पेड होगा, एक कोई और मिसिंग होगा, अपॉन 52C2 इंटू 12/50। पक्का समझ गए? प्लस 39C2 52C2 इंटू 13/52, और ये दोनों ऊपर चले। तो आंसर आ गया 6 अपॉन टोटल। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझते हैं तो बेस थ्योरम अपने आप ही उसके अंदर है कि जितने लिखे हैं वो लिखे, कुछ हिस्से हमारे आया समझ में? तो एक बार पूरा क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं सो दैट आपको लिखना भी समझ में आए। और चलो शाम हो जाओ। 3 पेयर 2 बाइस, यहां से 2 पॉइंट्स आर ड्रॉन, 2 पॉइंट्स आर ड्रॉन and thrown and tossed, and both heads are shown. Find probability that there was at least that both were biased coins. Probability biased होने की, sorry, biased है तो head की probability 2/3। तो क्वेश्चन समझिए कि हमने कोई भी 2 पॉइंट उठाए, उछाले, आंसर आया दोनों का है, लेकिन वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो तो इस पे डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट कौन से उठाएगा। तो देयर विल बी केसेस। तो केसेस क्या बनेंगे? ठीक है कि या तो दोनों पेयर थे, या दोनों बाइस थे, या एक पेयर एक बाइस थे। तो मैं क्या करता हूं, इवेंट लिखता हूं। लेट A1 है, बोथ पेयर पॉइंट्स आर पिक्ड। A2 है, both biased points are picked. A3 है, 1 pair and 1 biased point is picked. कोई दिक्कत तो नहीं? तो A1 कितना है? बोलो कितना? 3C2 अपॉन 5C2 आ गया। PA2 कितना? 2C2 अपॉन 5C2 1 बाय। PA3 कितना? 3C1 2C1 5C2 1 बाय 6 बाय। सही है? और सही बात है, तीनों का सम 1 होना चाहिए। 3 पॉसिबल तो केस है, तीनों केसेस का सम 1 होना चाहिए, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव तो है, और होना चाहिए। तो क्या हम केस ऐसे ही लिखते हैं। ई क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स एज आउटपुट। अब दोनों हेड, अब जरा सोचिएगा, अब हम और डिफाइन करने वाले हैं। E बाय A1
बिल्कुल पता है हमें, PE by A2, PE by E3। बताओ ये क्या क्या है? E by A1, E by A1 कितना कितना नहीं पता? इसमें 3/10 मल्टीप्लाई मत कर दो, इसमें 3/10 मल्टीप्लाई नहीं होगा। 3/10 तो मल्टीप्लाई होगा जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। अभी तो सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है कि ये गिवन है कि दोनों फेयर उठा दिए। अब दोनों फेयर हमने टॉस किए, प्रोबेबिलिटी दोनों पे है, तो आंसर 1/2 into 1/2, और इसका बोथ ट्वाइस, तो कितना 2/3 into 2/3, और एक फेयर है एक बायस है, तो फेयर पे हेड आने के चांसेस 1/2, बायस पे हेड आने के चांसेस 2/, आया समझ में? एक फेयर है एक बायस है, तो फेयर पे आने के चांसेस 1/2, बायस पे आने के चांसेस 2/, क्लियर? अब जरा समझिएगा PE कितना है। तो PE तीन चीजों से मिलके बने, या तो A1 के साथ आएगा, या A2 के साथ आएगा, या A3 के साथ आएगा। ये मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसका आंसर है A1 into E by A1, PA2 E by A2, A3 E by A3, और ये आंसर आया A1 3/10 into 1/4 प्लस 1/10 into 4/9 प्लस सही 6/10 into 1/3, ये आंसर, ये PE है। अब हमसे पूछा क्या गया है, जरा ये समझने की कोशिश करिए। ये पूछा क्या गया है? ये पूछा हमसे गया है P ऑलरेडी क्या हो चुका है कि हेड आ चुका है, और प्रोबेबिलिटी पूछी है A2 की। फील करो, हमसे ये पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ getting both biased points if it is already given that output is head in both। तो it is already given कि आउटपुट है, ऊपर क्या पूछा है ये, और जरा सोचिए इसको हम कैसे लिखते हैं। A2 इंटरसेक्शन E अपॉन E लिखते, और A2 इंटरसेक्शन E कैसे लिखते, वहां से PA2 into PE by A2, और नीचे क्या लिखते इनका सिग्मा, ये लिखते। तो बेस थ्योरम एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पोस्टीरियर कंडीशन गिवन है, प्रायर पूछी, ध्यान दीजिए, प्रायर गिवन हो तो पोस्टीरियर हम डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। प्रायर गिवन हो मतलब ये पता चल जाए कि दो पॉइंट कौन से हैं, फेयर है कि बायस, तो E के सक्सेसफुल होने के चांस हम डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं। लेकिन उल्टा अगर पूछा जाए कि दोनों पे हेड आ चुका है, अब पॉइंट कौन सा, तो आपको ये टेक्निक कुछ और नहीं, यही बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या थी, दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू क्या थी, तीनों का समेशन, उसका एक केस ऊपर आया, तो सिग्मा इसको लिखते PAI E by AI, और जब हम इसको सिंपलीफाई करते तो फेवरेबल केस कौन सा आता, 1/10 into 4/9 ऊपर, नीचे 3/10 into 1/4 प्लस 1/10 into 4/9 प्लस 6/10 into 1/3। ठीक, तो देखिए हमें वैसे भी डायरेक्ट समझ आ रहा था कि ये आंसर है, लेकिन आपको ये बहुत जरूरी समझना है कि ये लिखा क्या है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया तो कैसे पता करोगे क्या पूछा गया है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं क्या है, प्रायर गिवन है, पोस्टीरियर पूछा है, बहुत ही टफा क्वेश्चन। प्रायर गिवन है, पोस्टीरियर पूछा है, तो हम सीधे निकालेंगे, वो कॉमन सेंस, क्योंकि जो घट चुका है वो सैंपल स्पेस, अब बाद में घटने वाला वो हम निकाल लेंगे।
लेकिन जो बाद में घट चुका है वो दिया है और पिछला पूछा है, तो आपको बेस थ्योरम यूज करना है, इसीलिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो जरा समझिए, मान लीजिए एक बैग ये था, दूसरा बैग ये था, इसमें 2 रेड 3 ग्रीन, इसमें 2 रेड 5 ग्रीन। अब हमने क्या किया कि एक बैग चुना और बॉल निकाली, एक बैग चुना बॉल निकाली, इट इज रेड, ये पूछा। तो A1 है कि पहला बैग चुना, A2 है दूसरा बैग चुना, E है बॉल ड्रॉ की और रेड आनी चाहिए। तो जरा सोचिए PE बाय A1, ये बहुत आसान। प्रोबेबिलिटी इसकी कि रेड बॉल चुनी, अगर हमने बैग चुन लिया है तो सीधे सीधे 2/5। ऐसे ही E बाय A2, अगर ये बैग चुन लिया है तो रेड के चांसेस 2/7। लेकिन जस्ट उल्टा लिखा होता कि बॉल निकाली वो रेड आई, प्रोबेबिलिटी की बैग 1 चुना, तो वो हम डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे। मतलब हम क्या नहीं लिख पा रहे कि A1 बाय E डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे, क्योंकि E बाद में हो रहा है और पिछला पूछा है। तो इसके लिए हमें बेस थ्योरम की जरूरत है। हमने पहले लिखे E के टोटल केसेस कितने थे, ऐसे कितने केसेस हैं जो A1 में भी शामिल है, क्योंकि ऊपर इंटरसेक्शन लिखना है, नीचे ये लिखना है। तो ऑल केसेस ऑफ E, those cases of P which are there in A, वो। तो ये भी कॉमन सेंस है, लेकिन उतना कॉमन नहीं। लेकिन कोशिश करिए बिल्कुल कॉमन सेंस बने कि वाकई में ऐसा कुछ अजीब सा होना नहीं कि एक तरफ से निकालना बहुत आसान था, दूसरी तरफ से निकालने के लिए कुछ नई टेक्निक की जरूरत पड़ी। और नई टेक्निक अलग से कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला ही लिखना है, क्योंकि ये ऐसे लिखते और इंटरसेक्शन लिखने का तरीका यही था। ठीक है, तो समझिए A2 इंटरसेक्शन E लिखने के 2 तरीके, या तो E पहले करा दो, समझिए इसी को लिखने के तरीके E बाय E, ये फील कर पा रहे हो कि नहीं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सोचो इंटरसेक्शन ये तो आगे पीछे कर सकते, तो मैथ्स को क्या पता कि प्रायर कौन सी इवेंट है, पोस्टीरियर कौन सी। तो अगर प्रायर इसको माने तो ये आंसर आएगा, प्रायर इसको माने तो ये माने, ये आएगा। लेकिन हमें 2 में से प्रायर तो कोई एक ही हो, तो इनमें से कोई एक ही निकालना आसान है। तो एक हम निकाल पा रहे हैं, दूसरा कैसे निकालेंगे, इसका तरीका है। ठीक है, तो बस ये नाम समझने की कोशिश करिए, रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, कि उल्टी तरफ जाना है तो हम इसका यूज करें। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बड़ा आसान सा लॉ है लेकिन बहुत ही काम। अच्छा आप लोग
तो एक एग्जांपल देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट a student knows answer of a randomly chosen question MCQ is 0.6. If he doesn't know, he needs must be related to 0.6. MCQ single correct MCQ. अब मैं डिफाइन कर रहा हूं A1 he knows answer. E he marks correct. Now for a randomly marked question, find probability his answer is 10. Second, if his answer is correct, find probability that he actually knew the answer. तीसरा, P A bar by P.
ये देखिए, ये क्वेश्चन ये समझाने के लिए कि ये सिंबल क्या होता है। क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है, दो ही ऑप्शन, या तो उसको आंसर पता है, नहीं पता है तो तुक्का मारे, तुक्का मारने के चांसेस 1/4। तो देखिए ए ही नोज आंसर, ए बार क्या है उसने तुक्का मारा, ए बार ही डजंट नो आंसर, तो ए बार दिया नहीं है लेकिन हम अंडरस्टूड है ही डजंट नो, और ही डजंट नो और ही मेक्स अ गेस, ये एक ही चीज है, क्योंकि उसको मार्क तो करना ही है, छोड़ना नहीं, तो ही डजंट नो और ही मेक्स अ गेस एक ही चीज, पता नहीं है तो तुक्का मार। अब हम यहां समझने की कोशिश करते हैं ई क्या है, ही मार्क्स करेक्टली। तो जरा समझते हैं कि इनमें से कौन कौन से आंसर हमें पता है, ई बाय ए पता है या पी ए बाय बी पता है, बताओ कौन सा आंसर हमें पता है, ई बाय ए, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि उसको सॉल्व करते हुए आता है कि तो उसका सही निकलेगा कि नहीं ये हमें पता है। बताओ ई बाय ए कितना कितना, नहीं बता पा रहे, बता दो, नहीं बताओगे, ई बाय पी ए कितना है पहले बताओ, पी ए कितना है 0.6, पी ए बार 0.4, पी ई ऐसे नहीं निकलेगा, पी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, निकालना पड़ेगा, दो केस बनेंगे, पी ई बाय, कोशिश करिए समझने की, इट इज वन, क्या है इसको हिंदी कर लो, हिंदी मतलब अंग्रेजी में, पी ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आंसर करेक्ट इफ ही न्यू आंसर, ये समझ में आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आंसर करेक्ट इफ ही न्यू आंसर, तो आंसर 100% है, आंसर पता है तो सही होगा, पी ई बाय ए बार। अब बताओ ये कितना है, probability that he marks correctly if he didn't know answer, पक्का समझ में आया, इसका मतलब P A by E, A bar by E, ये तो सब प्रोसेस है, ये समझ पा रहे हो, बाकी सबके लिए तो मेहनत करनी है, क्लियर? तो पहले तो आपने ढूंढ लिया, अब हमसे पूछा है PE, तो इसको निकालने के लिए हमें टोटल प्रोबेबिलिटी जरूर लगेगी, क्योंकि ये पोस्टीरियर इवेंट पूछी तो प्रायर के केसेस बनेंगे, प्रायर के केस क्या है दो, या तो उसको आंसर पता है और उसका सही निकला, और पता नहीं है फिर भी सही निकला, तो पता है 0.6, सही निकला 1, नहीं पता है 0.4, सही निकला 1/4, आंसर आया 0. यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हुई थी, फर्स्ट की केसेस बना लो। अब हमसे पूछा था P E by E, A by E मतलब क्या है, उसका आंसर सही निकला और उसे पता है, उसका आंसर सही निकला और उसे पता था, तो या तो समझिए ये A इंटरसेक्शन E by P E है, तो अपने आप बेस थ्योरम इसके अंदर लग जाएगी कि P E का आंसर क्या लिखते हैं 0.7 और A इंटरसेक्शन E कौन सा है 0.6, आंसर आया 6/7। या पूछिए कि आंसर सही निकलने के दो केस थे, एक केस जिसमें उसको एक्चुअली पता है, एक केस जिसमें उसने तुक्का मारा, तो सही निकला ये सैंपल स्पेस है, पता है ये कैलकुलेट केस। जब कोशिश करिए ये समझने की तो आपको बेस थ्योरम का प्रूफ समझ में आएगा, ठीक। अब पूछा था P A बार बाई, A बार बाई क्या होगा, P A बार इंटरसेक्शन E अपॉन P E, यहाँ आंसर सही निकला और तुक्का, सही निकला 0.7, तुक्का था 0.1, 1/7। और लास्ट अगर मैं इसमें लिखूं, लास्ट पूछा है A by E बार, ये तो हो गई, A by E बार क्या है, उसका आंसर गलत निकला, उसका आंसर गलत निकला, ये सैंपल स्पेस है और ऊपर उसको पता था, तो आंसर क्या है, पक्का समझ में आया,
मिला है, क्योंकि इसके दो केस बनते, या तो समझो इसके दो केस बनते, नीचे उसको पता था और फिर भी गिवन क्या है ई बार, ठीक है, इसको करते तो ई बार लिखते हैं हम ई इंटरसेक्शन ई बार प्लस ई बार इंटरसेक्शन ई बार। तो जो गलत लिखने के दो तरीके थे, पता हो गलत आ जाए, नहीं पता हो गलत हो जाए। ये इसका आंसर क्या है, पता हो 0.6 गलत हो जाए 0, नहीं पता है 0.4 गलत हो जाए 3 बने। लेकिन ऊपर केस कौन सा गया है, ये समझ में आया, ऊपर केस ये आंसर कितना आया, वो समझ में भी आ रहा था, लेकिन हमेशा समझ में नहीं आता है। यहाँ तो समझ में आ गया कि हमें सीधे अंग्रेजी समझ में आ गया कि आंसर गलत निकला और उसको पता हो, ये तो वही ठीक, तो आंसर आया। और आप ऐसे लिखें तो, लेकिन कई क्वेश्चन में आप डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा ई बार जो सैंपल स्पेस है वो कितने तरीके से उसका फेवरेबल केस हमेशा तरीका ही है, ठीक। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रायर से पोस्टीरियर जाना है, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्यों, इनके डायरेक्ट आंसर लिखिए, क्योंकि प्रायर क्या था पहले पता हो कि उसको आंसर बताएगा, तो पता करना मुश्किल है कि सही मारेगा कि नहीं मारेगा, मतलब आसान है, सीधे सीधे निकल आएगा। लेकिन अगर उल्टा पूछा है तो फिर आपको भेज दोगे। एक छोटा सा एग्जांपल और फिर क्वेश्चन।
probability, yeah, 10% of total letters do not reach their destination. I write a letter to my friends and do not receive reply. And my friend replies 80% of all letters. Probability that he is to blame. क्वेश्चन बड़ा आसान सा सीधा सीधा है कि मैंने मेरे दोस्त को लेटर लिखा और 10% लेटर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही, ठीक, मैंने लेटर लिखा लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, तो उसको मैं ब्लेम करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, लेकिन मुझे ये पता है कि एक तो वो खुद ही कर रहा है, पूरे परसेंट रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है केसेस क्या है, हो सकता है लेटर उस तक पहुंचा भी ना हो, पहुंचा हो और उसने रिप्लाई किया, पहुंचा हो और रिप्लाई किया हो और मुझ तक ना पहुंचा, तो 3 केस बनेंगे। या तो सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस क्या है सर, व्हाट इज सैंपल स्पेस, नहीं समझ में आता। आई डू नॉट रिसीव रिप्लाई, जो गिवन है वो तो सैंपल स्पेस है। इस पूरे में गिवन क्या है, ये घटना घट चुकी है, मुझे रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है, मैंने लिखा था, मुझे रिप्लाई नहीं मिला, उसके 3 केस हैं। या तो वो लेटर उस तक पहुंचा ही नहीं, या तो उस तक पहुंचा ही नहीं, तो 10/100। एक केस पहुंचे ही नहीं तो वही बात खत्म हो गई, तो उसको पता ही नहीं कि मैंने चिट्ठी लिखी थी। दूसरा, उस तक पहुंचा है और उसने रिप्लाई किया। या तीसरा केस क्या बनेगा, उस तक पहुंचा है, उसने रिप्लाई किया था और मुझ तक वापस नहीं पहुंचा। ये समझ में आएगा, ये सैंपल स्पेस आएगा। फेवरेबल केस कौन सा है, ही इज टू ब्लेम, गलती तो उसकी सिर्फ इसी में, ना तो इसमें गलती है उसकी, ना उसमें गलती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे। अब दो बुकलेट, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से घबराओ मत, लैंग्वेज खतरनाक सी होगी, लेकिन क्वेश्चन बड़े मजेदार से होंगे, तो पहले मजा आएगा क्वेश्चन करने में। बात इस तरह कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस ही तो है कि कौन कौन से केस बनते, कब लेटर पहुंचता नहीं आता, सीधे सीधे क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 57, देख के ही मत घबरा जाना। 58, 59, DCT 6, क्वेश्चन 7, 8। Page 43, sorry 14, question 1 and 2. करो मजा, बस डरना मत, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड।